हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आई एम श्योर अब आपने अब ज़ोरों शोरों से सी मैट की तैयारी को शुरू कर दिया होगा। देखिए, जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, हमारे पास हर तरीके का एफर्ट होना चाहिए टू क्रैक द एग्ज़ाम। और जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वहाँ पे एक सॉलिड पिलर ऑफ प्रिपरेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को देखकर आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफ़िकल्टी लेवल, किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्ज़ाम। तो इसके लिए इस वीडियो में हम सी मैट के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश में टेस्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाए, आपको पता चल जाए कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, किधर आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। तो इस डिस्कशन को बिगिन करते हैं। माय नेम इज़ जूही नरूला। So there are no other questions except the PYQs here in this particular video. So I will give you time. I will step aside from the screen. आप अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, राइट। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, माय सजेशन वुड बी आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, राइट। उससे क्या होगा ना कि आपको टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। एंड once you are basically done with the question, you can turn on the video again and see the solutions. तो हमेशा आपको इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देख के शुरू करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्ड्स को लेकर familiar ना हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, तो इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ, तो मैं क्वेश्चन को रीड करना शुरू करती हूँ। पिक द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोस्क्राइब यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। थोड़ा सा मैं बार बार कहती हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको दो क्वेश्चंस मीनिंग आइडेंटिफाई करने के मिल जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन एंटोनिम का आ जाता है, पर आपका फ्लो तो मीनिंग ही आइडेंटिफाई करने का होता है, तो आप सिमिलर मीनिंग ढूंढते हैं इंस्टेड ऑफ एंटोनिम। तो इसके लिए बार बार सजेशन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बार हम आसान क्वेश्चंस मिस कर जाते हैं बिकॉज वी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू व्हाट इट वाज आस्किंग, राइट। चलिए, सो आर्म कल्चर शुड बी प्रोस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, अगर हमें प्रोस्क्राइब का मीनिंग आइडेंटिफाई करना है तो हमें पहले सेंटेंस को समझना पड़ेगा, राइट। सो सी व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, दैट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, राइट। एक्शन क्या होना चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट शुड बी द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। नाउ what is the context? Try and understand the context. The context is armed culture should be dash by the government. So armed culture is हथियारों को कैरी करने का ट्रेंड। तो गवर्नमेंट का क्या रवैया रहना चाहिए? अब आप थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो गवर्नमेंट शुड नॉट encourage it, right? So that's how you predict the answer, by understanding the context. So our prediction for the answer is, of course, government should discourage it, government should not encourage it, right? तो अब आप उस मीनिंग को समझते हुए ऑप्शंस के साथ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर सकते हो। तो लास्ट स्टेप वुड बी दैट यू डू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, अब आपको समझ में आ गया कि what is the predicted answer, that government should not discourage, should not allow, right? So allowed तो नहीं करना चाहिए सरकार को आर्म कल्चर को, सरकार तो प्रमोट नहीं करेगी। प्रिस्क्राइब, डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो प्रिस्क्राइब करना भी इंकरेज करना होता है, राइट। सो प्रोहिबिटेड आप रख सकते हो। डिफेंड होता है, सो अगर मेरा कोई एक पर्सपेक्टिव है और मैं उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ, आई एम डिफेंडिंग द आर्ग्यूमेंट, सो डिफेंड विल ऑल्सो नॉट वर्क। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? सी। तो हमें कई बार मीनिंग नहीं पता होगा, बट हम कॉन्टेक्चुअली अगर कहानी को समझेंगे, सो वील बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्राई करिए, दिस इज ग्रामर बेस्ड सेट। सो बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। हमने एक वीडियो करा था सेंटेंस करेक्शन का, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वाला वीडियो जैट के लिए किया था, बट उसमें जो रूल्स कवर्ड हैं वो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। सो आई विल शेयर द वीडियो लिंक इन द टेलीग्राम ग्रुप अगेन, एंड दैट शुड बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से राइट वर्ड्स को हम प्लेस करें जिससे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो हम पहले सेंटेंस पर जाते हैं, देखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रेशियस मेटल्स। तो देखिए, आपने एंड से कंबाइन किया, तो दो सिंगुलर नाउन्स को आप एंड से कंबाइन करेंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, राइट। सो हम पहले इसको पिक कर लेते हैं, विच इज अ सिंपल वन, बहुत बेसिक है, राइट। सो इफ आई से राघव
is coming to the party, and if I say Raghav and Juhi are coming to the party, so that's how you use it, right? तो चलिए, सो पहले हमने इसको प्लेस किया, तो फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ब्लैंक के लिए उन्होंने कहा इज आना चाहिए, वो तो इनकरेक्ट है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, दो ही चॉइसेस रह गई। सो दैट्स व्हाट आई से, कीप ऑन पैरेलली एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस। इससे आपका जो टाइम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग है वो भी कम हो जाएगा, एफर्ट भी कम लगेगा, और क्विकली आप राइट आंसर्स तक पहुंचोगे। सो द शिप विद इट्स क्रू, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, शिप इज बेसिकली अ सिंगुलर नाउन और विद इट्स क्रू इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द प्रेपोजिशन। सो विद इट्स क्रू, राइट, विद एक प्रेपोजिशन है, तो जो भी आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है उसमें प्रेजेंट नाउन आपके वर्ब पे इम्पैक्ट नहीं डालता। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अभी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो शिप कंसिडर करेंगे। तो शिप क्या है, बेसिकली शिप एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो हम वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर लेंगे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि से इफ आई से द डेंजर विद unhealthy food products is that it impacts health। तो इस केस में देखिए द डेंजर, सो डेंजर इज द सब्जेक्ट, राइट, सो दैट इज द रीजन वर्ब सिंगुलर लेंगे। फूड प्रोडक्ट से आपके वर्ब पे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, सो वी नीड अ सिंगुलर वर्ब हियर। सो सिंगुलर लॉस्ट पास्ट में, सो पास्ट ही प्रेफर्ड है, राइट। सो इन दिस केस पास्ट किस में है, यहाँ पे तो वर आ गया, वर तो चाहिए नहीं हमको, तो सी भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, डी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, नो नुक और कॉर्नर, दैट मीन्स कोई आपने जगह छोड़ी नहीं है, तो और से कनेक्टेड है, इन दैट केस ऑल्सो द वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर इन नेचर। नीदर माई फ्रेंड नॉर आई, तो अगर आप दो सिंगुलर्स कनेक्ट कर रहे हो विद नीदर नॉर, तो जो आपका वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। सो इन दैट केस व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, एक सेंटेंस करेक्शन का वीडियो हमने किया था, वो करा तो जैट के लिए था, पर उसमें जो ग्रामर के रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ग्रामर आता है टेस्ट होता है, एक होलसम वीडियो, ये सारे रूल्स उसमें डिटेल में कवर्ड है, राइट। आई विल शेयर द लिंक अगेन ऑन दिस टेलीग्राम चैनल VARC बाय जूही मैम। वो अगर आप वीडियो देख लोगे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, प्रोनाउंस उसमें डिटेल में कवर्ड है, तो आपको एक क्विक रिविजन भी मिल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद भी मिलेगी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। चलो, सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अ मेडिसिन टू काउंटरएक्ट पॉइजन, राइट, तो इसको हम बोलते हैं एंटीडोट, राइट। एक्वेटिक तो वाटर रिलेटेड हो गया, एक्वेटिक एनिमल्स आपने पढ़े ही हैं। एग्नोस्टिक इज अ पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एंड एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, राइट। तो एंथ्रो रूट ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, सो एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड। आई होप वी नो ऑल द मीनिंग्स नाउ। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए इन दिस केस। नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन अ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, तो सी मैट में सिंपल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टेक्निकल नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, बेसिक्स भी पता है, तो आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई आपको दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, राइट। चलो, सो पिक द करेक्ट आंसर। आई हैव पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, सो इवेंट कब हुआ, लास्ट ईयर में, यानी कि टेंस में हमें कौन सा चाहिए होगा, जो लास्ट ईयर के रेफरेंस में पास्ट में बात करता हो। सो आई पास द एग्जामिनेशन, राइट, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल पास्ट आप कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप डे टू डे एक्टिविटीज की बात करते हैं, जैसे आई गो टू टेम्पल एवरी डे, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, सो दैट डजंट फंक्शन। आई एम पासिंग, सो इस केस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज फॉर द एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे अगर मैं इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग CMAT PYQs टू माई स्टूडेंट्स, सो इवन दिस इज इनकरेक्ट, राइट। Now I passed the examination last year. So in this case we have two answer choices. Have passed में present perfect को use किया. Present perfect is for the actions that have been completed in the recent past. So ये जो time reference है ये recent past का नहीं है. So what is a good choice? The good choice is to go for simple past. Time frame भी mentioned है. So that is the reason we'll pick D as the right choice. So such simple questions which can check your awareness of tenses,
बेसिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्वेश्चंस, ये कुछ टॉपिक्स हैं आप जो ज़रूर पढ़ के जाइएगा. टेंसेस, राइट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रोनाउंस, मॉडिफायर्स, पैरेलल स्ट्रक्चर, और ग्रुप पे ईडियम्स फ्रेजेस की लिस्ट मैंने शेयर करी दी थी, तो ये ईडियम्स फ्रेजेस की भी लिस्ट रिवाइज करके जाइए, बिकॉज यू गेट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एंड एरिया एज वेल. चलो, सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आप थोड़ा सा अगर अपनी अवेयरनेस भी यूज करेंगे ना, आप क्वेश्चंस निकाल लेंगे. तो बिना घबराए, बिना कोई मेंटल बैरियर रखे, आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए, राइट. डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. सो नाउ हियर देयर इज दिस ईडियम. ईडियम है Catch-22, राइट. तो Catch-22 एक बड़ी पॉपुलर बुक भी है, अगर आपको टाइम मिले आप ज़रूर पढ़ना. सो Catch-22 एक ऐसे डिलेमा को या डिफिकल्ट सिचुएशन को मेंशन करता है वेयर देयर इज़ नो एस्केप बिकॉज म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग और डिपेंडेंट कंडीशन हो जाती है. तो अगर हम देखें हमारे पास कौन सी ऐसी आंसर चॉइस है जो इस मीनिंग से अलाइनमेंट शो करती है, सिचुएशन इन विच इज इम्पॉसिबल टू सक्सीड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स और कंडीशंस. एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को कॉज करती है, राइट. सो दिस डज नॉट इंक्लूड दैट पार्ट. व्हेन यू हैव अ लार्ज एंड डिफिकल्ट टास्क टू डू, नो. When you are in a situation where one problem is leading to another problem and you're caught in the trouble, when one problem causes another problem, which the cause which then causes the first problem again. So like I said, a loop create हो जाता है. So this definitely we can keep it. When you are at the limit of your mental resource, no, that is not inclined. So what is the correct answer? This idiom will have C as the right meaning. राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब नाउ देयर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा व्हाट इज़ द डिफिकल्टी लेवल. कैट की एक्सपेक्टेशन में तो बहुत ही रीजनेबली ईजी आरसीज हमको मिलते हैं, राइट. दे आर नॉट वेरी वेरी चैलेंजिंग, दे आर एब्सोल्युटली डूएबल. सो आई विल गिव यू सम टाइम, आप इसको अच्छे से रीड करो एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस आरसी बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छे से पैसेज पढ़िएगा. अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप पॉज भी कर सकते हैं. आई एम सिंस रिकॉर्डिंग इट, सो आई विल एक्सप्लेन इट, राइट. जब तक आपका पूरा पैसेज कंप्लीट नहीं होता तब तक आप वीडियो पॉज कर लेना. मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया है सो दैट आई एम नॉट ब्लॉकिंग योर स्क्रीन, राइट. चलिए इसको रीड करते हैं. व्हाट इज़ रिलीजन. तो यहाँ पे हम मैपिंग ज़रूर करेंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिलीजन, राइट. ये क्वेश्चन ये फ्रेम करके बिगिन कर रहा है. अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. वी नो रिलीजन एंड वी लिव रिलीजन, राइट. तो वी एवरीबडी ऑफ अस, सिंस द फैमिलीज दैट वी बिलोंग टू और जो हमारा इन्वायरमेंट है, वी लिव रिलीजन, राइट. बट हाउ डू वी एक्सप्लेन और डिफाइन रिलीजन. तो हमें एग्जैक्टली कैसे रिलीजन को डिफाइन करना है. रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड वल्नरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो सिंस द बिगनिंग, सो जब से मैनकाइंड शुरू है, बहुत ही वल्नरेबल है. वल्नरेबल मतलब जहाँ पे हम इजिली इम्पैक्ट हो जाते हैं, राइट. जहाँ हमारा जो सेंसिटिव एरिया है, राइट. दो इट लुक्स सिंपल, तो अगर आप ऐसे रिलीजन को देखेंगे अपने एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से तो कई बार सिंपल लग सकता है, बट इट इज़ नॉट अ सिंपल रियलिटी टू बी इजीली डिफाइंड और एक्सप्लेन. पर ये इतना सिंपल रियलिटी नहीं जिसको आप आसानी से डिफाइन या एक्सप्लेन कर सको. देर आर मैनी थ्योरीज प्रपोज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ रिलीजन. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, मतलब पूरे इस पैराग्राफ में यही कह रहे हैं दैट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन. आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन. सो यहाँ पे कई ऐसी थ्योरीज हैं regarding the origin of religion as a result of development of speculative. Speculation होता है when you're guessing, intellectual and scientific mind. So there are a lot of theories regarding the origin of religion. और वो theories कहाँ से आ रही हैं? Because of the development that is happening as far as the scientific, intellectual, speculative mindset is concerned. However, transition पे ध्यान देंगे. In spite of the differences in the understanding of this important element, तो people have different understanding, right. आपका जो religion का perspective होता है वो वेरी कर सकता है मेरे perspective से, और मेरा किसी थर्ड पर्सन के perspective से वेरी कर सकता है.
तो in spite there are differences in the understanding of this important element, it is confirmed. So what is confirmed? That it is purely a human activity. तो human activity है, human perspective है, इंसान अपने समझ के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए religion को follow करता है, right? And it has become an inevitable मतलब something that cannot be escaped. This is a lived reality. That means we all have our religion, which is a very crucial inevitable aspect of human life. तो what is confirmed? तो आपसे पूछे कि भाई अभी differences हैं perspectives में, but human life के लिए एक inevitable aspect है. इन द वेस्ट, तो यहाँ पे अब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव आ गया, राइट? तो आपको अलाइन करते जाना है इस तरीके से कि अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो कहाँ पे रिविजिट करना है. In the West, under the influence of inherited tradition of Judeo-Christian tradition, religion was understood more theistically, while in the East, तो West में क्या perspective था और East में क्या perspective है? It was mostly a response to the experience of natural powers that are beyond human control and also to the inner urge for an ethical and moral reference. तो उन्होंने बताया ईस्ट का क्या पर्सपेक्टिव रहता है रिलीजन को लेकर, वेस्ट का क्या पर्सपेक्टिव रहता है, राइट? इट इज़ बेसिकली जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, वो यूनिवर्सल फोर्स है, उसी को हम रिलीजन के साथ एसोसिएट करते हैं. और इंसान की एक इनर अर्ज है कि हम एक एथिकली और मॉरली करेक्ट रहें, राइट? तो हमारे लिए रेफरेंस का काम करता है. जैसे हम बोलते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो हमने उनका एक रेफरेंस ले लिया कि दिस इज द एथिक्स एंड वी हैव अलाइंड इट टू रिलीजन, दैट being religious means that you are showing the right moral and ethical behavior. Etymologically, the word religion is derived from the Latin root religare एंड इट मीन्स टू बाइंड फास्ट. तो आप किसी, अब रेलीगेट, सो कितना ब्यूटीफुल है ना, रेलीगेट से आपका इटियोमोलॉजी अगर देखें कि वर्ड कहाँ से निकल के आता है, तो रेलीगेट से निकल के आता है और उसका मतलब है टू बाइंड फास्ट. टू बी बाइंड फास्ट मतलब आप किसी से बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड रहते हो, राइट? चलिए अब आगे बढ़िए. चलिए तो अब हम इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं. आगे बोल रहे हैं देन रिलीजन हैज सर्टेनली अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी एस्पेक्ट्स. तो रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम्युनिटी पे भी होता है, ये तो आप जानते समझते हो, राइट? इट इज समथिंग दैट बाइंड्स फास्ट द मेंबर ऑफ इट्स टुगेदर. तो सब लोगों को जोड़ के रखता है. व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग सीरियसली ऑन रिलीजन, नेचुरली वी फॉल अपॉन थॉट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन. दे आर नंबरलेस डेफिनेशन, मतलब अनगिनत डेफिनेशंस हैं. द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिलीजन डिफर अकॉर्डिंग टू सोशो कल्चर. तो डेफिनेशन किस किस पे चेंज होती है, किस किस पे डिपेंडेंट है? सोशो कल्चरल एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट है, राइट? साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड पे डिपेंडेंट है, इवन द पॉलिटिकल सेटिंग. तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सेटिंग भी इन्फ्लुएंस करती है, इंसर्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन. कुछ डेफिनेशंस फिनोमिनोलॉजिकल है एंड ट्राई टू एक्सपोज द कॉमन एलिमेंट्स. तो हो सकता है यहाँ पर आप फिनोमिना, वैसे तो वर्ड फिनोमिना से आए, बट अगर नहीं कैच कर पाए तो थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए. इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एकदम से नया वर्ड देख के घबराएं ना और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें. सो किस पे डिपेंडेंट है? फिनोमिनोलॉजिकल पे है एंड ट्राई टू एक्सपोज द कॉमन एलिमेंट्स दैट वी सी इन द एक्नॉलेज वर्ल्ड रिलीजन्स. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया. फॉर एग्जांपल द ह्यूमन रिकॉग्निशन ऑफ अ सुपर ह्यूमन पावर एंटाइटल्ड टू ओबीडियंस एंड वर्शिप. सम अदर्स आर इंटरप्रेटिव डेफिनेशंस. तो कौन कौन से फैक्टर्स पे रिलीजन की डेफिनेशंस डिपेंडेंट है उसको इस पैराग्राफ ने डिस्कस कर लिया. सो नाउ वी आर क्लियर विद द पैसेज, वी कैन मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. तो देखिए अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि बाकी जो एग्जाम्स आप दे चुके हैं उससे फ्लेवर कैसे डिफरेंट है, कैसे ऑप्शंस प्रेजेंट हो रहे हैं, आप कैसे केयरफुली क्वेश्चन को एनालाइज इवैल्यूएट करेंगे और राइट आंसर तक पहुंचेंगे. कई बार क्या होता है कि हम मिस कर जाते हैं कोई इन्फॉर्मेशन या रिविजिट नहीं करते, तो इस तरीके से फिर क्या होता है हमारा आंसर सही नहीं आता. तो जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्व, हमें देखना है हम राइटली उसको समझ पा रहे हैं. अगर हमें रिविजिटिंग की जरूरत है, आर वी डूइंग इट राइट? कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बिकॉज दैट्स वेयर द बैरियर्स आर क्रिएटेड, राइट? तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए. इफ यू फील द नीड यू कैन रिविजिट. थोड़ा सा वीडियो को ही आपको पुश करना है पीछे, वेरीफाई द आंसर एंड कम टू द राइट वन. तो चलिए, द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिलीजन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. अभी हम प्रीवियस स्लाइड में फैक्टर्स ही तो डिस्कस करके आए थे, राइट? तो हमने कौन कौन से फैक्टर्स करे थे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन सोशो कल्चर, राइट? साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी बोला, पॉलिटिकल भी बोला, फिनोमिनोलॉजिकल भी बोला. अब एक बार आपने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, अब आप चॉइस को पिक कर सकते हैं. सोशो कल्चरल बोला है, पॉलिटिकल बोला है, साइकोलॉजिकल बोला है, फिनोमिनोलॉजिकल बोला है. तो यानी कि चारों ही की बात हुई है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डी. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, अगर आप सी मैट के क्वेश्चंस देखेंगे तो ज़्यादा इन्फ्रेंस नहीं निकलवा रहे हैं, डायरेक्ट है. रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं और ये क्वेश्चंस करना आसान है. इट्स जस्ट
that rightly do the mapping, revisit where you know the answer would lie, verify your answer, and then do aggressive process of elimination. This is very very important to be aggressive when we are doing process of elimination, right? अगर aggression नहीं show करेंगे तो कई बार trap में आप फंस जाएंगे, और अगर आप verify भी नहीं करेंगे तो भी फंस सकते हैं. हो सकता है आपको दो ही फैक्टर्स दिमाग में रहते हो, आप उसके हिसाब से चॉइस पिक कर लो, पर चारों फैक्टर्स डिस्कस थे. तो एग्जाम के प्रेशर में आप क्रूशियल डिटेल्स मिस कर जाते हो, इसलिए हम बार बार सजेस्ट करते हैं कि आप रिविजिट ज़रूर करिए. इन विच ट्रेडिशन रिलीजन इज सीन एज रिस्पॉन्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल पावर्स. तो कौन से ट्रेडिशन में ऐसा रिलीजन को समझा गया कि नेचुरल पावर्स को जिस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं उसका तरफ एक रिस्पॉन्स है. तो अगेन वी विल रिविजिट, राइट. आई एम नॉट बिकमिंग अ शक्तिमान कि भाई मेरे को याद रहे सब कुछ. तो यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसफी की बात हुई थी. तो आप देखिए वेस्ट में क्या होता है. दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन ऑफ जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन. रिलीजन वाज अंडरस्टूड मोर थीस्टिकली, वाइल इन द ईस्ट इट वाज मोस्टली अ रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल पावर्स. तो अब आपने यहाँ पे पढ़ लिया ना ईस्ट, तो अब आपको जरा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा करेक्ट आंसर चॉइस को मार्क करने में, और आपको इनकरेक्ट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची. सो जस्ट 10-15 सेकेंड्स मोर. अब यहाँ पे तो मेरे को स्लाइड्स चेंज करनी पड़ रही है, आपको तो वो भी नहीं करना पड़ेगा. आप टू जस्ट ग्लांस एट द गिवन लाइन अगेन सो दैट यू कैन वेरीफाई द आंसर. तो अभी हम पढ़ के आए कि ईस्टर्न ट्रेडिशन में ऐसा बिलीफ रखा जाता है, सो बी विल बी द राइट आंसर, राइट. तो फिर वेस्टर्न ट्रेडिशन, इंडो वेस्टर्न ट्रेडिशन तो बात ही नहीं हुई, क्रिश्चियन ट्रेडिशन, आप किसी भी चॉइस में कंफ्यूज नहीं होगे. यू विल स्ट्रेट अवे पिक बी एज द आंसर. फिर क्वेश्चन का नेचर देखिए, रिट्रीवल है. रिट्रीवल मतलब फेच, एक्सट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और आपने उसको यूटिलाइज करके क्वेश्चन को आंसर कर दिया, राइट. तो इस तरह के क्वेश्चंस जैसा मैंने आपको कहा सीमैट पूछता है. आरसीज डिफिकल्ट नहीं आते, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपेयर्ड रहें, राइट, और फ्लेवर राइटली समझें एग्जाम का. सो विच ऑफ द फ्रेजेस इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एटमोलॉजी. तो एटमोलॉजी देखिए, अब आपने अगर रूट्स पढ़ी हैं, जब मैंने आपको पढ़ाई हुई है, राइट, आपने अगर तैयारी करी तो हमने इसी चैनल पे बहुत रूट्स को डिस्कस किया है. वर्ड कहाँ से डिराइव होता है, राइट. जैसे संस्कृत में धातु रूप टाइप होता है ना, उसी तरीके से रूट्स इंग्लिश में भी होते हैं जिससे वर्ड्स ओरिजिनेट होते हैं. तो यहाँ पर आप मीनिंग एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इटिमोलॉजिकली यहाँ पे कैसे यूज हुआ है. द वर्ड रिलीजन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन रूट. तो किस तरह से वर्ड एग्जिस्टेंस में आ रहा है, राइट, और रेलीगेयर से आ रहा है. दैट मीन्स टू बाइंड फास्ट, राइट. सो नाउ यू हैव वेरीफाइड योर आंसर. नाउ यू कैन टेक अ लॉजिकल डिसीजन टू पिक अप द राइट ऑप्शन. ओरिजिन ऑफ आइडियाज तो नहीं, राइट, रिलीजन भी नहीं, ह्यूमन लाइफ भी नहीं, ये तो इनकरेक्ट हो गए तीनों, राइट. How the word has come into existence, right? So what is the correct answer? D. We'll go for D as the right choice, right? चलिए, so we have one more question. तो देखिए आसान है, राइट, और अच्छा इन्वेस्टमेंट है. अगर आप 4 क्वेश्चंस कर रहे हो बाय रीडिंग सच अ स्मॉल पैराग्राफ एंड ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट इन नेचर, देन इट्स रियली गुड फॉर अस. तो एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. So which of these statements are correct with the reference of above passage? So religion is one of the most sensitive aspects. Yes, it has been clearly stated, right? तो ये आप definitely verify कर सकते हो. Religion is a human activity. Yes, ये भी सही बात है, ऐसा बोला गया. It's purely a human activity. तो that is right. Religion does not bind the members of community together. It does, right? ये तो opposite of what is stated हो गया. इसको हम बोलते हैं reversal. ठीक है, रिवर्सल इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इन द टेक्स्ट, राइट. जबकि पैराग्राफ में क्लियरली यहाँ पर स्टेट किया गया है कि रिलीजन क्या कर रहा है, इट इज ब्रिंगिंग द पीपल टुगेदर, राइट. सो इट इज स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स ऑन कम्युनिटी एस्पेक्ट्स, समथिंग दैट बाइंड फास्ट द मेंबर ऑफ इट टुगेदर, राइट. सो इट इज ब्रिंगिंग पीपल together. It's the opposite what the choice suggests. So choice is suggesting it does not bind, जबकि what is the paragraph saying, it does bind. So C को आप validate नहीं कर सकते, आप A और B को validate कर सकते हैं, hence we'll pick A as the right answer. ठीक है. So now we can see how the questions come like, and then accordingly we can make a वाइज डिसीजन हाउ टू प्रिपेयर. तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, आरसीज आप मैनेज कर लोगे, कहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा और इनपुट से वी कैन मेक द थिंग्स बेटर. अभी वी स्टिल हैव क्लोज टू 7-8 days. सो आई एम श्योर इफ़ यू प्रिपेयर राइटली विल बी एबल टू सेल थ्रू. तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर आपके पास फॉरेन फ्रेजेस हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं इंग्लिश में, और दूसरी साइड उसके मीनिंग्स हैं. तो अगर आपने देखा हो, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई ऐसे एक्सेप्शनली नया नहीं आता, बट ऑफ कोर्स आपको कितना एक्सपोजर है लैंग्वेज का वो एक बहुत बड़ा डिसीजन
मेकर होता है, बट फिर भी अगर आप प्रूडेंटली एलिमिनेशन से काम करोगे तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी. So now let's take a look at this. So we have one important phrase carpe. तो carpe का मतलब होता है seize the day, right? तो यहाँ पर देखिए seize the day मतलब जो आपके पास मोमेंट है, make the most of it, that's the most crucial moment, right? So अब जैसे आपके लिए जो एग्जाम में जाएंगे उससे पहले आपका कैसे पेपर्स हुए, दैट डज नॉट मैटर. आपके लिए दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी वुड बी टू क्लेम इट, टू होल्ड इट, राइट? सो दैट्स हाउ यू यूज द फ्रेज कार्प डीम. सो द मोस्ट सीज द डे. सो दिस इज फोर्थ. तो अब यहाँ पे देखिए इसके बेसिस पे कोई एलिमिनेशन हो सकता है, राइट? एक ही है जिससे राइट चॉइस अलाइन होती है, राइट? अब देखिए एक भी अगर आता हुआ वर्ड तो आप इजीली निकाल लोगे. सो फॉर पॉज इज एन एम्बैरसिंग ब्लंडर, राइट? अगर आप एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं कोई गलती करने की वजह से, तो आप उससे इस फ्रेज को रिलेट करते हैं. Coming to magnum opus. So magnum opus is something, the most important work. So again this is थर्ड. ये तो डायरेक्टली अलाइंड ही थे. प्राइमा फेसिस, ये आपने देखा होगा. प्राइमा फेसी मतलब जो आप पहला ओपिनियन बनाते थे, until and unless there is some other way to prove or validate it. So that's how for D it would be 1. तो अगर आपको दो भी पता है तो आप लिस्ट कॉन्कर कर जाओगे एंड यू विल रीच टू द राइट आंसर. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सी. So foreign words be are crucial, right? They're really, really important, and we should be having good understanding of all these basic words, and more or less by our awareness and aggressive process of elimination, we can definitely reach to the right answers. Now let's take a look at this particular question. So here there is this phrase which is underlined. इसमें miss हो गया पर आप underline कर सकते हो. तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. यू हैव टू रिप्लेस द फ्रेज विच इज इन इटैलिक्स इन द गिवन सेंटेंस एंड सी विच आंसर चॉइस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. तो यहाँ पर आपको स्पीकिंग इटसेल्फ का मतलब पता होना चाहिए, राइट? सो इफ यू टेक अ लुक एट द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी स्पीक फॉर इटसेल्फ. स्पीक फॉर इटसेल्फ मतलब समथिंग विच इज एविडेंट, राइट? सिंस द वर्क वॉज सो नाइसली डन, द वर्क वॉज trying to speak for itself with the sort of skill set the trainer possessed, right? So speak for itself would be the right choice. And आप बाकी सेंटेंस में भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके से हम अपनी चॉइसेस ऑफ वर्ब्स को पिक कर रहे हैं, राइट? सो आई डोंट think you need to explain. So you can see we are usually talking in simple present, right? So will future चला जाएगा, has been में जाना नहीं है, right? So what is the correct answer? It will speak for itself. We'll go for B as the right answer, right? Chaliye, now let's take a look at the next question. So here you have to arrange these sentences so that we can form a meaningful paragraph. So you can take a look at the options. You can utilize the options. There is no harm to utilize the options, right? In fact एक बहुत smart strategy होती है कि अगर आप अपने options को utilize करके आंसर चॉइस को पिक करो, right? तो एक बार सारे options को explore करो और देखो कि आप क्या करेक्ट आंसर चॉइस की तरफ पिक करोगे. So we can start reading these particular sentences at other times. So other times मतलब पहले कोई previous time की बात होगी तभी other time की बात होगी, तो P cannot begin with the discussion. तो ये वाली choice तो यहीं पर eliminate हो गई. It is a spontaneous communication within a small group of people. ओरल स्टोरी टेलिंग इज एन ओल्ड वाइड स्प्रेड एंड मच लव ट्रेडिशन इन मेनी कल्चर्स. तो देखिए ब्रॉड स्टेटमेंट है, इसको हम एज एन ओपनर कंसिडर कर सकते हैं, राइट? दिस स्पॉन्टेनिटी, तो अब यहाँ पे देखना है विच स्पॉन्टेनिटी, दिस स्पॉन्टेनिटी. सो अगेन आर से भी आप बिगिन नहीं कर सकते, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्रूशियल रोल प्ले करेंगे. दैट मीन्स विच स्पॉन्टेनिटी आर वी टॉकिंग अबाउट, दिस हैज टू बी मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्टेटमेंट. सो आर ऑल्सो गोज आउट बिकॉज we cannot begin the discussion with R. It is sometimes a performing art that involves interaction between the storyteller and audience codes. So audience, so यहाँ पे codes are the choices. यहाँ पे एक space आना चाहिए था, right? So now if we take a look at this, we have two choices now. Either we go for Q as a starting statement or S as a starting statement. तो पहले हम Q S P R का combination देख लेते हैं. We start with what oral storytelling is, and then we come to the next sentence, which is S as per the second option. It's sometimes performing art. So what is it is? So it is what is performing art? Storytelling is a performing art, right? So it is
is referring to storytelling. So there is a good connection. The pronoun also does justice. So B is definitely the choice to go for, right? Chaliye. So let's take a look at the next question. What is the next question? Let's try to take a look at this particular question. So here there is a sentence, there's a sentence that's been split into 4 parts. आपको identify करना है कौन से part में error है, right? अगर कोई error नहीं है तो आप D को pick कर सकते हो. So the primary objective of the essay is to. So primary objective singular है, verb भी singular है, यहाँ तो कोई error नहीं दिखता. So this is correct. Draw analogies between the two. So if we are saying it has, you're trying to draw the analogy between two. So you're using basically two. So two तो क्या हो गया, plural term है ना, तो work singular है. So that means यहाँ पर there is a glitch. The analogy should be drawn between two works, right? So यहाँ पर there is an error. That means what we can pick as the right answer, B, right? So if you're drawing the analogy between two things, right? आप दो चीजों के बीच में analogy draw करोगे, तो यहाँ पे work singular नहीं काम करेगा, work has to be plural. So we'll pick B as the right answer. So let's take a look at this particular question. See which of the part of the sentence has got a grammatical error, right? यहाँ पे थोड़ा सा you have to be very careful and you should know some rules. ऐसा कोई major rules नहीं, but छोटे rules आपको पता होने चाहिए. So the earth moves round the sun, isn't it? तो देखिए the earth moves round the sun में कोई दिक्कत नहीं है. जो इसका question tag है isn't it, इसमें दिक्कत है. यहाँ पे जो main verb है which is moves. So this is in simple present, right? तो जो आपका main verb है moves which is in simple present. तो अगर आपके पास simple present होता है तो आप isn't it नहीं लगाते, you use doesn't it, right? So this is something that you should know. So this is called a question tag. यहाँ पर आपका error है, right? Since the main verb is in simple past, we use doesn't it. So there is an error. Error is in part C. ठीक है जी, चलिए. So we'll do one more question. So this is simple active passive voice का question, right? बिल्कुल simple question है. The child was looked after the maid. This is the sentence, right? अब हमें देखना है active voice. तो child was looked after by the maid. So in this case आपका subject कौन है, maid. तो maid की position को subject की जगह ले आइए. The maid looked after the child. So that's a simple placement and A will be the right answer. तो basic active passive के sentences भी आपको मिल सकता है exam में. All what you need to do is be very careful while you pick up the answer choice. So this will be the last question we'll pick. So you have to choose the correct one word substitute. So lasting for a very short time. So what do we use for this particular phrase? One word substitution we have to find out. So vulnerable is somebody who can be easily influenced. Ambivalent is when you are uncertain. Flamboyant is excessive display of wealth. So what will be the correct answer choice? C. This brings us to the end of the discussion. I hope you enjoyed solving the questions. Keep working hard. Stay consistent. All the best.